हेलो बच्चों, आज अपन वही अपने पाँच सातवां चैप्टर कक्षा 7 का विज्ञान का अपने पास में साइंस का वही चैप्टर अपने पास में पदार्थों का परिवहन। इसके अंदर अपन ने जो टॉपिक छोड़ा था उसी से आगे अपन स्टार्ट करते हैं और इसी के अंदर अपन बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। यहाँ पे किसका यहाँ पे जनक कौन था, इसकी परिसंचरण तंत्र जो अपन ने पीछे वाले चैप्टर में या पीछे वाले वीडियो के अंदर अपन ने जो बात की थी उस वीडियो के अंदर अपन ने देखा परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, यहाँ पे वैज्ञानिक कौन था। यहाँ पे परिसंचरण तंत्र जो था उसकी खोज सबसे पहले की थी यहाँ पे सर विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे जिनका नाम था यहाँ पे सर विलियम हार्वे। उन्होंने यहाँ पे परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। उन्होंने बताया कि जो रक्त जो होता है वो लगातार रक्त वाहिनियों के अंदर परिसंचरित होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जब सब कुछ बता दिया था, सही तरीके से लोगों को समझाया कि देखो रक्त जो होता है वो रक्त वाहिनी में पंप होता रहता है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे पंप करने का जो कार्य होता है वो हृदय करता है। रक्त अपने शरीर अपने साथ में जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी सबस्टेंस होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे खराब हो, उन पदार्थों का परिवहन करता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि यहाँ पे जो दूसरे अदर जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इस कल्पना को, इनकी बातों को, सर विलियम हार्वे की जो भी बातें थी उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन कुछ समय बाद में जैसे ही इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हुई तो इस बात को वापस से इसको मान्य कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी बात करें यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल, ये कक्षा 5 के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था, अपने पास में आनुवांशिकता वाला चैप्टर आया था जिसके अंदर अपन ने दो वैज्ञानिकों के नाम पढ़े थे, ग्रेगर जॉन मेंडल और एक था अपने पास में डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगर आपको याद हो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना याद करना। उसके अंदर यहाँ पे दे रखा था उस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 5वीं क्लास के अंदर आपने याद किया पढ़ा होगा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को बहुत सारे नोबेल पुरस्कार मिले थे। ग्रेगर जॉन मेंडल था, उसने भी यहाँ पे अनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। उसी के ऊपर अपन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अपन बात समझ रहे हैं यहाँ पे विलियम हार्वे, तो उसी प्रकार से एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने यहाँ पे मटर के पादप पे प्रयोग किए थे। जो मटर होता है, मटर जो अपन खाते हैं आप लोग यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किए थे। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो 1856 से लेकर के 1863 तक प्रयोग किए थे। 7 साल तक इन्होंने लगातार काम किया। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेहनत होती है वो कभी छुपती नहीं है। तो 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किए। इसके बाद में जो भी इन्होंने खोजा वो अपनी किताब के अंदर यहाँ पे जो नॉर्मल जो अखबार थे उनके अंदर छपाया, दूसरे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने से मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो ज्ञान होता है वो कभी छुपता नहीं है। तो उसको अपन यहाँ पे दोबारा से लगभग सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए फिर से यहाँ पे, और 3 वैज्ञानिक जो थे ना उन्होंने फिर से उन्हीं बातों की वापस से खोज की। और खोज करने की वजह से बाद में उन्होंने पाया कि यही बातें ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के पहले वैज्ञानिक ने समझा दी गई, यहाँ पे समझाई थी। तो उसी के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो कल्पना थी, ये जो भी बातें उन्होंने बताई, ये जो मटर के पादप में प्रयोग करके थी वो सब कुछ सही थी यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से विलियम हार्वे ने भी जो बाद में बताई वो बाद में वापस मान्य कर दी गई यहाँ पे कि आपने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सही था। तो अपने पास में था कि यहाँ पे जो परिसंचरण तंत्र होता है उसकी खोज सबसे पहले सर विलियम हार्वे के द्वारा की थी। और उन्होंने कहा कि देखो रक्त जो होता है वो रक्त वाहिनी में पंप होता है, इसको पंप करने का कार्य हृदय करता है। और ये अलग अलग पदार्थ जो होते हैं, चाहे वो आवश्यक हो चाहे वो अनावश्यक हो, सभी पदार्थों का परिवहन करता है, लगातार उनको यहाँ पे लाने ले जाने का काम करता है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निर्मुक्त करना, उत्सर्जित करना, बाहर त्यागना या त्यागना युष्मनो। उत्सर्जन का मतलब होता है यहाँ पे त्याग त्यागना। जैसे अपन कोई भी वस्तु होती है अपन उसका त्याग कर देते हैं, तो अपन ये होगा कि अपन उनका उत्सर्जन कर रहे हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं अपन उनका त्याग कर देते हैं, तो उसे अपन उत्सर्जन करेंगे यहाँ पे। जैसे अपने शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होता है या अमोनिया जो होती है, ये हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो इनको अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो अपन इनको कहेंगे यहाँ पे उत्सर्जन करेंगे। इनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है।
शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे उत्सर्जन, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र की। अपन ने पहले ही बात की थी, पीछे वाले वीडियो के अंदर भी बात की थी। उत्सर्जन तंत्र, जहां पे भी नाम आ जाता तंत्र सिस्टम, वहां पे यूं समझ लेना कि एक से ज्यादा इकाई आपस में मिलकर के काम करती है, दो या दो से अधिक ज्यादा इकाई आपस में मिलकर काम करती है, तो उसे अपन यहाँ पे तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जहां पे उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो यहाँ पे रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे रक्त होता है जो पदार्थों को लाने ले जाने का काम करता है, रक्त वाहिनियां, सॉरी रक्त वाहिनियां, रक्त होता है, साथ ही साथ यहाँ पे हृदय भी होता है। इसके साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे वृक्क पाए जाते हैं, या यकृत होता है, यकृत भी काम में लिया जाता है। यकृत जो होता है ये भी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के काम आता है। वृक्क, जिनको अपन किडनियों के नाम से जानते हैं, मनुष्य के अंदर इसकी संख्या जो होती है वो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी मतलब सदस्यों की संख्या 2 होती है। अपने शरीर के अंदर यकृत होता है, यकृत है, ये क्या करता है अपने शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ के अंदर कौन कौन हो सकता है, जैसे शरीर के अंदर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसके अलावा यूरिया, मनुष्य की बात करें अपन यहाँ पे तो यूरिया हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई अपने पास में जो ज्यादा मात्रा में एक्सिस मात्रा के अंदर कोई टेबलेट्स है, अपने पास में कोई इंजेक्ट अपन ने की थी, कोई टेबलेट्स अपन ने खा ली तो उसकी मात्रा जो ज्यादा थी उसको भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। या फिर इसके अलावा शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जैसे आप जो मैल होता है उसे भी अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे सिस्टम आपस में मिलकर के, सारी इकाइयां आपस में मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे अपन उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, जिसके द्वारा अपन CO2, यूरिया या फिर जो शरीर के अंदर जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो उसकी संरचना बनती है वो किस प्रकार से होती है। बात कर रहे थे अपन उत्सर्जन तंत्र के अंदर, चलो ठीक है। अपन ने देखा तो कि जो अपने शरीर के अंदर जो CO2 होती है, अपने शरीर के अंदर जो यूरिया जो होती है उसे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब अपन बात करें कि चलो ठीक है अपन उत्सर्जन कहलाता है, लेकिन अपने को जरूरत क्या होगी, जो CO2 है, यूरिया, उसको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत क्या होगी, शरीर के अंदर नहीं रह सकती। सिंपल से अपन उसको अपने घर से ही समझते हैं। जैसे अपने घर के अंदर कचरा ज्यादा हो जाता है, कमरे के अंदर कचरा ज्यादा हो जाता है, तो घर के अंदर जो अपनी मम्मी होती है या अपन क्या करते हैं, उस कचरे को झाड़ू की सहायता से अपन उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर नहीं निकालेंगे तो उसका कारण क्या होगा, अगर अपन नहीं निकालेंगे तो घर के अंदर कचरे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे मक्खियां, मच्छर, चूहे जो होते हैं वो अपना घर बनाएंगे, और घर बनाएंगे तो अपन उनके साथ साथ बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो अंत में जाहिर सी बात है अपने को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और ज्यादा ही गंभीर समस्या आ जाएगी तो लास्ट में एक ही होगा, यहाँ पे ऊपर अपने वो ऊपर वाले के साथ में अपना मुका मिलाप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अपनी मृत्यु भी हो सकती है। तो अपने पास में जो पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का यही होता है कि अपना शरीर है ना वो स्वच्छ बना रहे। जैसे अपन अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे अपना शरीर भी साफ सुथरा होना चाहिए। आगे अपन बात कर रहे थे इसकी संरचना की। संरचना की अगर अपन बात करें तो अपने शरीर में यहाँ पे 2 वृक्क काम में लिए जाते हैं, 2 वृक्क काम आते हैं यहाँ पे, 2 वृक्क यानी कि एक जोड़ी यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ अपने पास में 2 मूत्र मार्ग होते हैं, 2 मूत्र मार्ग होते हैं। इसके साथ ही साथ एक मूत्राशय होता है, एक मूत्राशय होता है, और इसके साथ एक अपने पास में, एक मिनट ये गलत कर दिया थोड़ा सा, 1 मिनट रुको बेटा, यहाँ पर अपने पास मूत्र मार्ग नहीं, यहाँ पे मूत्र वाहिनी आएगा, सॉरी। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे एक मूत्र मार्ग होता है, ये आपस में मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो भी अपने शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से यूरिया, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। 2 वृक्क होते हैं अपने पास में, 2 वृक्क एक जोड़ी होते हैं, 2 मूत्र वाहिनियां होती है, मतलब एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय जिसे यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं, और एक होता है मूत्र मार्ग होता है। यहाँ पे 2 वृक्क जो होते हैं ये लगातार क्या करते हैं, जो भी रक्त जो होता है, रक्त जो होता है एक ही काम करते हैं, रक्त के पास में छलने लेके पहले से खड़े होते हैं और उसको छानने का काम करने लग जाएंगे। यहाँ पे मूत्र वाहिनियां जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो भी छना हुआ जो यहाँ पे यूरिन होता है, जो भी छना हुआ जो यहाँ पे यूरिया जो होती है ना, उसको मूत्र वाहिनी के द्वारा ले जाकर के मूत्राशय में इकट्ठा कर देंगे। और मूत्राशय जो होता है वो एक थैले के समान संरचना होती है, थैले के समान संरचना, यूरिनरी ब्लैडर जिसको अपन कहते हैं, थैले के समान संरचना होती है, वहां पे जाकर के इकट्ठा होता रहता है।
और जैसे ये पूरी तरीके से भर जाता है तो इसके अंदर यहाँ पे मूत्राशय की जो दीवारें होती है ना, वहां पे तनाव ग्राही पाए जाते हैं। तनाव ग्राही, तनाव जिसको अपन टेंशन के नाम से भी जानते हैं, टेंशन, तनाव ग्राही पाए जाते हैं, जो इसके आकार का बड़ा होते, इसके आकार को जैसे ये बड़ा हो जाएगा, ये पूरी तरीके से बढ़ जाता है, तो मस्तिष्क के अंदर एक संदेश उत्पन्न करते हैं कि अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरीके से भर चुका है, इसके अंदर जो भी यूरिन है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। तो ये तनाव ग्राही ये कार्य करते हैं। इसके बाद में जो भी यूरिन जो होता है उसको मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जो भी होता है उसको शरीर से बाहर त्यागने का काम करते हैं। और ये इसकी संख्या जो होती है वो एक ही होती है, एक जोड़ी नहीं, एक ही होती है। अगर इसकी संरचना अपन बनाए, स्ट्रक्चर अपन बनाए, स्ट्रक्चर अगर बनाए अपन तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से इसकी कुछ मिलती जुलती सी संरचना बनती है। और इस जगह पर यहां पे होता है बेटा अपनी मूत्राशय, और नीचे की साइड में होता है मूत्र मार्ग, और नीचे होता है मूत्र छिद्र के रूप में पाया जाता है। ये अपने पास में एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है सीरा। ये अपने पास में वृक्क, जिनकी संख्या जो होती है वो एक जोड़ी होती है। धमनी ये अपने पास में वही नीचे की साइड में आ रही है। ये हो गया अपने पास में मूत्र वाहिनी, जिनकी संख्या एक जोड़ी। ये अपने पास में मूत्राशय, और मूत्राशय के नीचे ये अपने पास में मूत्र मार्ग है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो धमनियां जो होती हैं और सिराएं जो होती हैं, सिराएं जो होती हैं वो यहाँ पे रक्त को लेके जाएंगे, और धमनियां जो होती हैं वो रक्त को लेकर आती हैं। धमनियां जैसे ही यहाँ पे रक्त को लेकर आती हैं तो यहाँ पे इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस साइड में यहाँ पे जो वृक्क होते हैं इस वृक्क में प्रवेश कर जाता है, और जब ये इनमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ ही यहाँ पे ये हल्की एकदम से बारीक सी यहाँ पे वाहिनियां लगी होती हैं, बारीक सी यहाँ पे नलिकाएं होती हैं, जिनको अपन केशिकाओं के नाम से जानते हैं। केशिकाएं, केशिकाएं सी लगी होती हैं यहाँ पे, जिनको अपन नेफ्रॉन, दूसरा नाम यहाँ पे केशिकाओं की, सॉरी यहाँ पे अपन यहाँ पे नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन लगे होते हैं, जिसकी सहायता से वो रक्त जो होता है उसको छानने का काम किया जाता है। अब इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पर ये जो दे रखा अपने को यहाँ पे मूत्र वाहिनियां जो दे रखी हैं, इन मूत्र वाहिनियों से होता हुआ इसको ले जा करके यहाँ पे मूत्राशय में इकट्ठा कर दिया जाता है। मूत्राशय की ये जो अपने पास ये भित्ति जो होती है, इस भित्ति के अंदर तनाव ग्राही पाए जाते हैं। यहाँ पे टेंशन जिसको अपन कर सकते हैं, तनाव ग्राही पाए जाते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर आकर के इकट्ठा होगा इसका आकार बड़ा हो जाएगा, और जैसे इसका आकार बड़ा होगा तो अंत में यहाँ पे एक मस्तिष्क के अंदर एक संदेश उत्पन्न होता है, जिससे अपने को ये पता चलता है कि अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, ये पूरी तरीके से भर चुका, उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। यहाँ पे यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाए, तो यहाँ पे नीचे की साइड में मूत्र मार्ग होता है, उससे अपन उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे पदार्थों की, सॉरी जंतु तथा पादप जो होते हैं उसके अंदर। अब अपने कि यहाँ पे जो चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर के अंदर एक नीले से रंग का एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, जहाँ पे वो डायग्राम जो बना रखा है उस डायग्राम के जस्ट नीचे से नीचे एक नीले से रंग का, हाँ चलो आगे अपने पास में जो डायग्राम था उस डायग्राम के अपनी क्लास जो किताब है उस किताब के अंदर जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम के आगे एक नीले से रंग का बॉक्स दे रखा है। उस बॉक्स की बात करें तो उसके अंदर दे रखा है कि कभी कभार अपने अंदर जो वृक्क होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर जो वृक्क होते हैं वो कई बार काम करना बंद कर देते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं वृक्क फेलियर हो गया। यहाँ पे वृक्कों ने काम करना बंद कर दिया, ऐसी कंडीशन को अपन वृक्क फेलियर कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में होता है क्या, यहाँ पे जब अपने वृक्क जब यहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं, जब वो फेलियर हो जाते हैं तो शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसकी मात्रा जो होती है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जब मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात अपने शरीर के लिए वो नुकसानदायक ही होगा यहाँ पे, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है।
और मात्रा जब वो बढ़ती है तो लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में उपचार करने के लिए यहाँ पर एक विधि काम में ली जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनके पास में इस प्रकार से कोई कंटेनर बना होता है और उस कंटेनर के अंदर यहाँ पे पतली पतली पाइपें सी लगी होती हैं। इस प्रकार से कुछ पाइपें लगी होती हैं। ये संरचना सी बनी होती है यहाँ पे इस प्रकार की। ये इस प्रकार का एक छोटा सा कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे इस जो बाकी खाली जगह जो बचा हुआ है ना, इसे खाली जगह के अंदर एक तरल भरा रहता है, एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है। यहाँ पे तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तरल पदार्थ होता है ना, ये अपने रक्त के जैसा ही होता है। जो भी अपने शरीर के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं ना, वो सारे के सारे पदार्थ यहाँ पे उपस्थित होते हैं। जो भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं या जो भी उसके अंदर पाए जाते हैं, जो भी होते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे पदार्थ यहाँ पे उपस्थित होते हैं। लेकिन एक पदार्थ अब्सेंट होता है और वो पदार्थ होता है यहाँ पे यूरिया। यूरिया जो होता है वो अब्सेंट होगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि जब मनुष्य के वृक्क जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हाथों की कोई भी नसें जो होती हैं, जो धमनियां जो होती हैं या सिराएं जो होती हैं, उनसे क्या करता है, ब्लड की बाहर निकाल देता है। और ब्लड को क्या करता है, पाइपों के द्वारा जो वाहिनियां जो होती हैं, उन वाहिनियों के द्वारा इस प्रकार से इनसे जोड़ देता है। शरीर के अंदर जो भी रक्त उसने बाहर निकाला है उसको इससे जोड़ देता है। और ये रक्त जैसे जैसे आगे गति करता है, इस प्रकार से आगे की साइड में जब गति करता है, तो बाहर वाला ये जो दरवा ना, इस दरवा के अंदर यूरिया की मात्रा अब्सेंट है, यूरिया नहीं है। और रक्त जो है ना, इस रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा ज्यादा है। तो अपने आप ही कोई भी पदार्थ होता है ना, वो अपने आप ही ज्यादा से कम की तरफ अपने आप ही गति करने लग जाता है। ये याद रखना, कोई भी पदार्थ होता है ना, वो अपने आप ही ज्यादा मात्रा, जहां उसकी मात्रा ज्यादा होती है और जहां पे उसकी मात्रा कम होती है, वो अपने आप ही ज्यादा से कम की तरफ गति करने लग जाता है। यहाँ पे मोर क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी की तरफ अपने आप ही मूव करने लग जाता है यहाँ पे। तो अपने रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा ज्यादा है और शरीर के अंदर, सॉरी, ये बाहर जो कंटेनर है, बाहर इस प्रकार का जो बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स के अंदर यूरिया की मात्रा अब्सेंट है ही नहीं यहाँ पे। तो अपने आप ही ज्यादा मात्रा से कम की तरफ है। तो यहाँ पे जैसे ये रक्त इस प्रकार से गति करेगा, तो इसके अंदर जो भी यूरिया होती है ना, ये छन करके बाहर आने लग जाएगी धीरे की साइड में, यहाँ पे इस प्रकार से बाहर आने लग जाती है। और जब ये बाहर आती है तो अंत में यहाँ से इस मार्ग से होता हुआ जब ये बाहर की साइड में ये रक्त जब बह रहा है, तो अंत में जब ये इस प्रकार से गति करता हुआ आगे जब ये बाहर निकलता है, तो इस रक्त के अंदर, अब इस रक्त के अंदर जो यूरिया होती है ये अब्सेंट होती है। यूरिया अब्सेंट होगी यहाँ पे, मतलब अपना रक्त जो होता है ना, ये पूरी तरीके से साफ होता है। अब लास्ट में क्या करते हैं, डॉक्टर इसको हल्का सा गर्म करते हैं और जो व्यक्ति होता है इसके अंदर वापस इंजेक्ट करते हैं, वापस उसके शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। यहाँ पे हल्का सा गर्म करके, हल्का सा गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी, अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रख लेना, यहाँ पे हमेशा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1 पॉइंट, आधा पॉइंट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमेशा अपना शरीर यही चाहता है कि मैं अपना टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखूं, यहाँ पे इतना बनाए रहता है यहाँ पे। तो इसको हल्का सा गर्म करते हैं और गर्म करके इसको वापस शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वापस शरीर के अंदर डाल देते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति है उसको कोई तकलीफ नहीं हो और वो सही तरीके से कार्य करता रहे यहाँ पे। तो इस प्रकार से लगातार उसको यहाँ पे पहुंचाने के बाद लगातार साफ होता रहेगा जैसे वो गति करेगा, और जैसे ही वो साफ हो जाएगा उसको शरीर के अंदर पंप कर दिया जाता है, वापस पहुंचा दिया जाता है। चलो आगे जो अपन यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे अभी छोड़ा था, उससे आगे यहाँ पे जो पहली है वही क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या जंतु जो होते हैं, क्या अन्य जंतु जो होते हैं वो भी पदार्थों, जो यूरिन जो होता है या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं क्या, या किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं क्या। मुख्य रूप से बेटा अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है अमोनिया, और दूसरा होता है यूरिया, दूसरा अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, और तीसरा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो है यहाँ पे यूरिक अम्ल, तीसरा अपशिष्ट पदार्थ। अब ध्यान से सुना, यूरिया जो होती है
इसका उत्सर्जन करने वाले जो जंतु जो होते हैं वो अधिकांशतः, जो भी जंतु यहाँ पे होते हैं वो अधिकांशतः जलीय होते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जो भी जंतु हैं वो यहाँ पे जलीय होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा घुलनशील होते हैं, घुलनशील पदार्थ होता है। और अगर अपन बात करें यहाँ पे जलीय जंतु ही इसका उत्सर्जन क्यों करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम, अगर अपन बात करें 1 ग्राम यहाँ पे अमोनिया के उत्सर्जन में लगभग 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है, आधे लीटर जल की आवश्यकता होती है या इससे ज्यादा। तो यहाँ पे जलीय जंतु जो होते हैं ना, उन्हीं के पास में पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, इसीलिए जो जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जो जंतु होते हैं वो यहाँ पे स्थलीय है, स्थलीय। और यह इसकी घुलनशीलता की बात करें तो ये थोड़ी सी कम घुलनशील होती है, घुलनशील तो होती है लेकिन कम घुलनशील होती है। और इसकी यहाँ पर लगभग 1 ग्राम मात्रा को बाहर निकालने के लिए, 1 ग्राम मात्रा जो होती है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए लगभग 250 से लेकर के 300 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। 300 मिलीलीटर, 250 से लेकर के 300 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यूरिक अम्ल, ये भी स्थलीय होते हैं। यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं ये भी स्थलीय होते हैं, लेकिन स्थलीय के साथ साथ ये मरुस्थलीय होते हैं, मरुस्थलीय। अब जाहिर सी बात है मरुस्थल जहां पे नाम आ जाता है वहां पे अपने को एक ही चीज पता चल जाती है, जल की कमी। जहां पे भी नाम मरुस्थल आ गया वहां पे अपने को पता चल जाता है कि वहां पे जल की क्या होती है, कमी। तो अब ऐसे जो जीव होते हैं जहां जो जल के अंदर जल की जहां पे कमी होती है, उस जगह के ऊपर जल की जहां पे कमी होती है, अब उस जगह के ऊपर अगर ये ज्यादा मात्रा में जल को काम मिलेंगे तो शरीर के अंदर जल की कमी हो जाएगी, और जल की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन की वजह से उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की वजह से उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं ये जीव जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उस अपशिष्ट पदार्थ को ये अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित करके, अर्ध ठोस अवस्था में, अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, अर्ध ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित करते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ी मात्रा के अंदर जल को काम लिया जाता है, और लगभग जो यहाँ पे यूरिक अम्ल जो होता है वो बहुत ही कम घुलनशील होता है, और 1 ग्राम यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए लगभग 50 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। अब इसकी तो हम कंपेरिजन करें यहाँ पे, तो इससे यहाँ पे 10 गुना कम पानी काम मिले बेटे। यहाँ पे जो अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अपने को 10 गुना पानी ज्यादा चाहिए यूरिक अम्ल की तुलना में। यूरिक अम्ल ज्यादा कम घुलनशील होता है और अमोनिया ज्यादा घुलनशील होती है। तो 1 ग्राम यूरिक अम्ल जो होता है उसका निष्कासन करने में अपने को 50 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। आगे अपन चलो आगे अपन बात करते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन। अगला पॉइंट अपने पास में पादपों में पदार्थों का परिवहन। ह्यूमन के बारे में अपन ने बात कर ली, आगे अपने पास में है पादप, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि जो पादप जो होते हैं उनमें भी पदार्थों का परिवहन होता है या नहीं होता। जाहिर सी बात बेटा, पादप जो होते हैं वो भी सजीव है, और सजीव है तो रिक्वायरमेंट होगी, और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए व्यवस्था होगी, और व्यवस्था होती है तो यहाँ पर भी व्यवस्था पाई जाएगी। जो पादप है इन पादपों के अंदर भी व्यवस्था पाई जाएगी। पादप जो होते हैं उनके अंदर भी पदार्थों का परिवहन करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है। जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा होगा तुम लोगों ने यहाँ पे कि यहाँ पे जो पादप होते हैं उन पादपों की जो पत्तियां जो होती हैं, तुम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था, पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है यहाँ पे, तो अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से जो पानी होता है, पानी का वाष्प के रूप में, पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जो भी पानी होगा उसका यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की बात करें, जो भी पानी होता है उस पानी का पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो उसी को अपन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन तभी होगा जब उन पत्तियों के पास में कौन पहुंचेगा, पानी। जाहिर सी बात है पानी पहुंचेगा, तो इनके अंदर भी पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था पाई जाती है।
इनके अंदर भी संरचना पाई जाती है। और जो व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है, जो भोजन को यहाँ पे पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था पाई जाती है, उसमें होते हैं यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो संरचना पाई जाती है, दो प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अब जाइलम और फ्लोएम की बात करें, यहाँ पे नाम से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे नाम से याद करने की कोशिश करना। जाइलम जल को लेके जाएगा, जाइलम जो होता है वो किसको लेके जाएगा, जल को। और फ्लोएम जो होता है यहाँ पे ये भोजन को लेके जाएगा, फूड को लेके जाएगा, यहाँ पे भोजन को लेके जाएगा। फ्लोएम फूड को लेके जाता है और जाइलम जल को लेके जाता है, ऐसे याद करना यहाँ पे। जाइलम की बात करें तो पूरी संरचना जो होती है, पादप की पूरी संरचना जो होती है उसके अंदर वाहिनियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जाइलम पाया जाता है, यहाँ पे छोटी छोटी वाहिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं को अपन यहाँ पे जाइलम के नाम से जानते हैं, जाइलम कहते हैं यहाँ पर। और जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। और उसी प्रकार से फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो होता है ये किसका परिवहन करेगा, यहाँ पे सॉरी, फ्लोएम जो होता है ये भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का। इसी से अपन समझते हैं, जैसे तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की थी, तो अपने काम करते हैं यहाँ पे प्लांट्स का डायग्राम बना लेते एक छोटा सा तुम लोगों के लिए। देखो मेरे को प्लांट है ना, ये भी लेके आना पड़ रहा है इस प्रकार। यहाँ पे ये अपने पास में अपना प्लांट हो गया और ये इस प्लांट की जड़ें होगी। ये इनसे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं साइडों में, और भी डायरेक्ट छोटी, इस साइड में और छोटी, और इन पादपों से सॉरी इन जड़ों से और भी छोटी छोटी यहाँ पे जड़ें निकलती हैं इस प्रकार से। देखी होगी तुम लोगों ने, जब भी किसी पेड़ को उखाड़ा है, जब भी तुम पेड़ को उखाड़ करके देखते हो तब देखते हो ना उसके पास में छोटी छोटी दागी के समान संरचनाएं निकलती हैं। और किसी का तो नैसी, आम का तो पेड़ उखाड़ा होगा किसी ने, आम का बीज एक जगह से दूसरी जगह पे तो लगाया होगा, तो उसके नीचे की साइड में देखते हो कि यहाँ पे पतली पतली धागे के समान संरचनाएं, बाल के समान संरचना यहाँ पे होती है। उन्हें भी ये वो भी जड़ें होती है, लेकिन उन जड़ों को बेटा अपन केसिकाएं कहते हैं। केसिका जड़, केसिका जड़ के नाम से अपन उसको जानते हैं। केसिका, केसिका मतलब यहाँ पे बाल के समान, केश पर्यायवाची होता है तो उसी के समान होती है यहाँ पे, तो केसिका जड़ों के नाम से जानते हैं। ऊपर की साइड में अभी क्या होता है, यहाँ पे ये जड़ें जो होती हैं, ये जड़ें लगातार यहाँ से जो मर्दा जो होती है उस मर्दा से लगातार जल को ग्रहण करती रहती है, मर्दा से लगातार जल को ग्रहण करेंगे। और जल को ग्रहण करने के बाद में मुख्य जो जड़ होती है, ये अपने पास में मुख्य जड़ होगी, उस मुख्य जड़ तक पहुंचा देती है। और मुख्य जड़ के बाद में जाहिर सी बात अपने पास में यहाँ पे बात किया था, जाइलम जल को लेके जाता है, जाइलम जल को, तो यहाँ पे जाइलम पाया जाता है इस प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे पूरी प्लांट्स के अंदर ऊपर तक यहाँ पे जो तना होता है उस तने में ऊपर तक यहाँ पे जाइलम पाया जाता है, वाहिनिकाएं पाई जाती है जिनको अपन जाइलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से होता हुआ मुख्य जड़ों में आकर बाद में इन जाइलम से होता हुआ पादप के अंदर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां तक चला जाता है। और ऊपर अपने पास में पत्तियां हैं, पत्तियां हमेशा ऊपर ही रहती हैं और इनसे कोई जीत भी नहीं सकता पत्तियां, तो यहाँ पर पहुंच जाता है। और वही अपन बात कर रहे थे, जैसे इन पत्तियों तक यहाँ पे पानी पहुंचता है, इसको वाष्पोत्सर्जन के रूप में से बाहर निकाल देती है, जो भी पादप होता है उससे बाहर निकाल देती है। आगे अपन बात कर रहे थे यहाँ पे फ्लोएम, फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन। तो वही लगातार यहाँ पे क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा लगातार किसका निर्माण करती हैं, भोजन का। और जब ये भोजन का निर्माण करती हैं तो क्या करती हैं, जो भी यहाँ पे पत्तियां होती हैं उनमें भोजन का निर्माण होता है। और उन नलिकाओं के द्वारा, उन पत्तियों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के द्वारा जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पर ये अपने पास में तने वाला हिस्सा हो गया, ये तने वाला हिस्सा हो गया, या पादप का दूसरा हिस्सा हो गया, या नीचे की साइड में जो जड़ है वो लगातार काम कर रही है तो उसको भी भोजन चाहिए। तो इन नलिकाओं के द्वारा उनको शरीर नीचे की साइड में परिवहन करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भोजन को परिवहन करने के लिए जो नलिकाएं होती हैं उनको अपन कहते हैं फ्लोएम, क्योंकि अभी बताया था फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। फ्लोएम से फूड याद रख लेना, फूड भोजन अपने पास में, तो उस भोजन का परिवहन करता है। तो इस प्रकार से जो पादप होते हैं उनमें भी पदार्थों का परिवहन होता है। अब इसके अंदर बुजो ने एक प्रश्न पूछा था अपने से, यहाँ पे दे रखा आपकी किताब के अंदर, उसको देखोगे कि क्या पदार्थ जो होते हैं, सॉरी पादप जो होते हैं उनमें भी पदार्थों का परिवहन होता है मनुष्य की तरह, जीव जंतु की तरह। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, जो यहाँ पादप जो होते हैं उन पादपों के अंदर भी पदार्थों का परिवहन होता है। और परिवहन करने के लिए एक तो जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करेगा और फ्लोएम भोजन जो होता है, फूड जो होता है उसका परिवहन करता है।
तो चलो बेटा, ये अपना टॉपिक है, ये पूरा हो चुका है। इस टॉपिक के अंदर अगर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर अपने को आप पूछ सकते हो, उसको कमेंट कर करके आप पूछ सकते हो आराम से। आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो जवाब दिया जाएगा। और इसी चैप्टर का नहीं, किसी भी चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के साथ में शेयर करो। थैंक यू।